So welcome back in another class of 11th Business Studies. The name of the chapter is Small Business and Entrepreneurship. इस चैप्टर में जानेंगे हम कि स्मॉल बिजनेसेस होते क्या हैं, इनका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, और जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट के साथ, दैट इज स्मॉल बिजनेस। So when we talk about small business, it actually refers to a business entity जो कि इंडिपेंडेंटली ओन्ड है, जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में हो सकती है, पार्टनरशिप के फॉर्म में हो सकती है, जहां पर लेबर कम है, लेबर भी कम होता है और इनका साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी कंपैरेटिवली स्मॉल ही होते हैं। सो आई हैव टेकन अ चार्ट ओवर हियर टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज, जिसमें से हम बात करते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के, ऐसे एंटरप्राइजेस विच आर डीलिंग इनटू दोस टैंजिबल गुड्स जिनको वो खुद बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ऐसी इंडस्ट्री जिनके पास प्लांट एंड मशीन का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख रुपीस है, उन्हें हम स्मॉल से भी छोटा मानते हैं, दैट इज माइक्रो लेवल एंटरप्राइजेस। वही अगर उनका इन्वेस्टमेंट 5 CR तक है, मोर देन 25 लाख, बट टिल 5 CR, देन दे आर कैटेगराइज एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और अगर 5 CR से 10 CR तक है तो वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री में काउंट होगा। अगर हम सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उनके पास जो इक्विपमेंट है या उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो अगर 10 लाख है तो वो माइक्रो है, मोर देन 10 है बट अप टू 2 करोड़ रुपीस है तो स्मॉल स्केल है, और 2 से 10 5 CR तक है तो मीडियम स्केल एंटरप्राइज में उसे लिस्ट किया जाएगा। So ये है मेजर डिफरेंशिएशन एंड मेजर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू देयर प्लांट एंड मशीन्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हमारी कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो आई हैव टेकन लिस्टेड आउट सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स, जिनमें से पहला है आउटपुट जनरेशन। यू वोंट बिलीव दैट आज भी इंडिया की जीडीपी में, इंडिया के टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 45% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही आता है, ना कि लार्ज स्केल से और ना ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अगर मैं साइडलाइन करूं, उनको अगर मैं नंबर 1 रैंक करूं, तो नंबर 2 पे हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स में आउटपुट जनरेट करती है इंडस्ट्री कोई, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। सेकेंड, of course they are a major source of employment in the country, because स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे काम करती हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करते। तो एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जहां पर लोगों को एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है हमारी कंट्री के अंदर आज की तारीख में। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कि ये बहुत बड़े एम्प्लॉयर की तरह उभर कर आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। थर्ड है, दे ऑल्सो डील इनटू एनॉर्मस वेराइटी ऑफ गुड्स, बी इट बी यूटेंसिल्स, एक्सेसरीज, लेदर बेल्ट्स, वॉचेस, गारमेंट्स, packed food items, the different kinds of articles, fabrics, everything. You talk about any product, it may be coming up from a small scale or a medium scale enterprise. So country इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में more than 100 varieties of goods are coming up or are being manufactured by these small scale units. तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। फोर्थ, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इट इज ऑल ड्यू टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट आज की तारीख में, क्योंकि इनको लगाना बहुत आसान है, इनकी कॉस्टिंग्स बहुत कम है, लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, बहुत हाई हाई क्वालिफाइड इनको लेबर फोर्स नहीं चाहिए है, इसीलिए इनको स्टैब्लिश करना बहुत आसान है किसी भी रूरल इलाके में, इवन इन द हिली एरियाज ऑल्सो। दैट इज वाई ये एग्रीकल्चर, और अगर मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को काउंट करूं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने आज हमारे रूरल एरिया को सबसे ज्यादा बैलेंस्ड ग्रोथ प्रोवाइड करवाई है, और इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से ही जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम्स को बैलेंस किया है। Providing ample opportunity of entrepreneurship, yes, because of many reasons. First, less competition. Second,
लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, थर्ड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ चीप लेबर। सो ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा पैकेज बना देती हैं कि अगर कोई भी अपने खुद के बिजनेस को खड़ा करना चाहता है तो किसी भी रूरल एरिया में जाकर एक छोटी सी स्मॉल स्केल यूनिट के साथ शुरुआत कर सकता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने ही इंडिया में बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया है और एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया हुआ है। एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस बिकॉज दे आर इनटू द रूरल एरियाज, वहां पर आपको रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ता मिलता है, लेबर बहुत सस्ता मिलता है, लेबर कम वैल्यू में काम करने के लिए भी रेडी होता है, और साथ ही साथ क्योंकि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी मशीन्स आपकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग्स भी यहाँ पे बहुत क्विक है और टाइमली है। रीजन बीइंग यू डोंट नीड टू आस्क टू समवन एल्स, बिकॉज ये एक स्मॉल स्केल लेवल पे है, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, वो बहुत लिमिटेड है, कई बार तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो इसीलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ये इंडस्ट्रीज, ये यूनिट्स अपने डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट भी बहुत इजीली कर पाते हैं। बट इसके साथ साथ अगर हम रूरल इंडिया पे इनका इंपैक्ट देखें, ये तो हमने कंप्लीट इकोनॉमी पे उनका इंपैक्ट देखा, रूरल इंडिया पे इनका क्या इंपैक्ट हुआ है। तो रूरल इंडिया पे ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, ना ही ये एग्रीकल्चर है, ना ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर आज की तारीख में कोई इंडस्ट्री दे पाई है तो वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे रूरल इंडिया को बांध कर रख पा रही है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यस बिकॉज ये रूरल एरियाज में लोगों को कंटिन्यूस इनकम देती है, 365 डेज इनकम अर्न करने का मौका देती है। वहीं जहां पे एग्रीकल्चर में ये लोग इन्वॉल्व थे, फार्मर्स इन्वॉल्व थे और फार्मर्स की पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हुआ करती थी। सो द बैड थिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर वेरी सीजनल। सो जहां पे उनको सीजनल इनकम होती थी और मेजर पार्ट ऑफ द ईयर दे वर लाइक अनएम्प्लॉयड, दे यूज्ड टू मूव टू सम अदर सोर्सेस टू अर्न। वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने उन्हीं के पास आकर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया और उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, और इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी काफी ग्रो किया है। अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिसन, यस पहले जो आर्टिस्ट होते थे उनकी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, क्योंकि पहली बात वो अगर अकेले लेवल पे डेवलप करते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इतनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे जो कि प्रॉफिटेबल हो पाए। सो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ने इन्हीं लोकल एंटरप्राइजेस, लोकल आर्टिस्ट्स के आर्टिफैक्ट्स को लेकर उसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करना शुरू किया। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आर्टिस्ट को उसका एक्चुअल वैल्यू फॉर मनी मिलता है, और सेकंड जब वो मास लेवल पे प्रोड्यूस हो पाता है तो मास लेवल पे सेल हो पाता है। इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर आर्ट को बिजनेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये दोनों बातें एक साथ मिली हुई हैं। क्योंकि रूरल एरियाज में डेवलप की जा रही है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और जो लेबर है उसको आप कंटिन्यूस पेमेंट दे रहे हैं, अब उनको किसी और गवर्नमेंट स्कीम पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, उन्हें एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। सो दे आर गेटिंग अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एंड विच enhance their development which gives them a proper standard of living। और जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तो जाहिर सी बात है रीजन तो डेवलप होगा ही होगा। तो जिस तरीके से लोग अभी तक बेसिक अमेनिटीज के लिए भी खर्च नहीं कर पाते थे, वंस दे हैव दैट परचेजिंग पावर दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रा, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन, इन द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द रीजन। एंड जैसे जैसे रीजन डेवलप होता है गवर्नमेंट की भी फैसिलिटीज वहां पे बढ़ने लग जाती हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ये भी हमने अभी अभी देखा लास्ट पॉइंट में कि जो भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस है उनकी खास बात यही है कि वो उस एरिया के जो स्ट्रेंथ है उसको यूज करती है एज अ रिसोर्स। अगर वहां पे लेबर ज्यादा है तो वो लेबर को वहां पे हायर करेगी, वहां की कोई लोकल आर्ट है उसको यूज करेंगे, वहां पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस उसी रॉ मटेरियल को पिक करके अपना प्रोडक्शन करते हैं। इस वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस का। less pressure of population on agriculture, and once you establish a small scale enterprise in a particular rural area and you have employed thousands of people into that project, definitely the pressure on the agriculture sector will reduce। क्योंकि जो लोग अननेसेसरी एग्रीकल्चर कर रहे थे, जिनको फायदा नहीं भी हो रहा था वो भी एग्रीकल्चर कर रहे थे, जो लॉस में जा रहे थे वो भी कर रहे थे, तो अब वो पूरी पूरी वॉल्यूम जो है उसको स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। तो इसकी वजह से वो एग्रीकल्चर को अपना प्रोफेशन नहीं चुनेंगे, और इसका इंपैक्ट ये होगा कि अब एग्रीकल्चर में जो लोग होंगे उन पे भी कंपटीशन का लेवल कम हो जाएगा, एंड दे विल आल्सो स्टार्ट अर्निंग
decently. So indirectly, the small scale enterprises, the small scale industry is helping the agriculture industry also. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यस। पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम्स की अगर हम बात करते हैं तो द पर्सन हु इज हैविंग बिग लैंड, ही कैन हैव मोर क्रॉप्स। तो जितनी ज्यादा क्रॉपिंग होगी उतना ज्यादा उसका फायदा होगा। जिसके पास छोटा लैंड है उसको कम इनकम मिलेगी, और जिसके पास लैंड ही नहीं है ही विल ओनली बी एक्टिंग एज अ लेबर फॉर समवन एल्स। जब हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में उनको एम्प्लॉय करते हैं, तो हम उन्हें उनके जेंडर, कास्ट, क्रीड, उनके उनके लैंड, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं करते हैं। हम उनको इक्वली पे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, देयर लेवल ऑफ डेडिकेशन। तो इस तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। So these are the different types of industries which are established in the backward or the rural or the hilly areas. Majorly तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एग्रो बेस्ड मींस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। सो दे एक्चुअली डील इन द प्रोडक्ट्स कमिंग अप फ्रॉम द एग्रीकल्चरल मार्केट्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। तो ये क्रॉप्स को यूज कर कर वीट से कुछ बनाते हैं या राइस से कुछ बनाते हैं। जैसे राइस से पैडी बनती है, और राइस से जो वो पोहा बनाने वाली इंडस्ट्री है, या जो राइस से जो लाई बनाई जाती है, इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, वो एग्रो बेस्ड मानी जाती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो कि एक्चुअली किसी छोटे से घर में स्टैब्लिश की जाती हैं, या घर प्लांट की उनको जरूरत नहीं होती, वो घर में स्टैब्लिश हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बी कीपिंग, फॉर एग्जाम्पल सोप मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट, पिकल, पापड़, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं जो घर के अंदर ही बन जाती हैं, उनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं। लास्ट इज खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज। सो दे एक्चुअली डील्स इन खादी, प्रोड्यूसिंग ऑफ खादी क्लोथ, स्पाइसेस थोड़ा बड़े लेवल पे, जैगरी, गुड़, मस्टर्ड ऑयल, वुड वर्क, पॉटरी, कैंडल्स। सो इनका थोड़ा सा जो लेवल है वो बड़ा हो जाता है। तो जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन्हीं तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। अब बहुत सारी ऐसी स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चलिए जानते हैं कुछ उनमें से जो मेजर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स, आजकल रूरल एरियाज में भी कमर्शियल बैंक्स ने अपनी अपनी ब्रांचेस को ओपन कर दिया है, एंड दे आर गिविंग देम लोन्स, दे आर गिविंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस इन ऑर्डर टू हेल्प देम आउट। इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल सम पर्सन इज हैविंग अ लैंड, a piece of land, and he wants to start a small scale industry, that bank will help that person to start the small scale unit। even इसका वाइस वर्सा भी है। अगर आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल है बट यू आर नॉट हैविंग एनी लैंड, तो वो बैंक आपको उस रूरल एरिया के उस लैंड को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करवाएगा जहां पर आप अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूरल बैंक्स भी स्टैब्लिश किए हैं जो इस तरीके के जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं बाय गिविंग देम लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके बाद एक बहुत ही फेमस बैंक स्टैब्लिश किया गया 1982 में, जिसका नाम है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो दिस बैंक एक्चुअली एम्स on refinancing of agricultural credit. They also work on inspection of regional rural banks। तो ये एक टाइप से मदर बैंक है रीजनल रूरल बैंक्स का, कि अगर रीजनल रूरल बैंक्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फार्मर्स की हेल्प नहीं कर रहे हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये वो बैंक है जहां पर आप जाकर उनसे हेल्प ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कंप्लेंट अबाउट द मिसमैनेजमेंट हैपनिंग इन द आरआरबीज। इसके अलावा ये फॉरेन हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन हेल्प का मतलब है कि अगर आपको कोई फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवानी है, यू आर नॉट केपेबल टू बाय दैट टेक्नोलॉजी, तो नाबार्ड आपको वो टेक्नोलॉजी हायर करने में, अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोडक्शन में अगर आपको हेल्प चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास इक्विपमेंट्स अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी ये लोग फाइनेंसिंग करते हैं। और साथ ही साथ दे विल एक्ट एज अ गवर्नमेंट एजेंट एंड द एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक। देन वी हैव प्राइमरी, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी स्टैब्लिश की गई हैं, जैसे कि हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है, फार्मर सोसाइटीज है, वैसे ही स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की भी खुद की सोसाइटीज होती हैं जो म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती हैं, और वहां पे भी उनके थ्रू भी आप अपनी फाइनेंसिंग में उनसे हेल्प ले सकते हैं। सिडबी नाम का एक बैंक स्टैब्लिश किया गया था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनका भी यही फंक्शन है, ये भी रूरल एरियाज में इनकी ब्रांचेस होती हैं,
और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होता है। और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं कि आपको टेक्निकल प्रोग्रेस प्रोग्रेस में हेल्प करवाना, मॉडर्नाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मार्केट करना कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं पर वो लोग सेलिंग नहीं कर पा रही है, प्रोडक्शन तो कर पा रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर कस्टमर बेस, सो सिड भी उनको प्रॉपर कस्टमर बेस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करवाता है। फाइनेंसिंग करते हैं लेबर डोमिनेटेड सोसाइटीज के अंदर, ये जहां पर आप लेबर हायर कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू पे देम द वेजेस एंड द सैलरीज, सो दीज बैंक्स विल हेल्प इन योर वर्किंग कैपिटल पार्ट एज वेल। इसके अलावा लोन इजी टर्म्स पे दिलवाने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का मतलब होता है टेक्निकल असिस्टेंस दिलवाना अलग अलग लेवल पे। जैसे आपको रॉ मटेरियल क्रेडिट में चाहिए है बट द पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव यू क्रेडिट, सो बैंक्स अपनी गारंटी पे आपको वहां पे क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं। सेम गोज फॉर द फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एंड द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो इस तरीके से सिडबी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की काफी हेल्प कर रहा है काफी सालों से। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी स्टैब्लिश किया। एनआईसी के भी ये सारे फंक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, थोड़े से हम देख लेते हैं। इंडिजिनियस एंड इंपॉर्टेंट मशीनरी को हायर परचेज सिस्टम पे इनको दिलवाना, इनके लिए इक्विपमेंट अवेलेबल करवाना लीज बेसिस पे, रॉ मटेरियल के सोर्सेज अवेलेबल करवाना, मार्केटिंग में हेल्प करना, एक्सपोर्टिंग में हेल्प करना, सेल्स में हेल्प करना, ट्रेनिंग देना इनके वर्कर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, मैनेजमेंट के बारे में सिखाना, प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में हेल्प करना, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में हेल्प करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस एनएसआईसी करता है, बट होल सोल पर्पस ऑफ दिस एनएसआईसी इज to develop the small scale industries, to develop those small scale industries on those rural areas जहां पर गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां पर इनके जरिए उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो पाए, एनएसआईसी इसे अश्योर करता है। इसके अलावा डीआईसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि काफी हद तक एनएसआईसी का ही राइट हैंड की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से एनएसआईसी नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का विंग है, डीआईसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किए गए हैं। सो अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए, लाइसेंस आपको मिल जाए, लीगल हेल्प अगर आपको चाहिए तो उसमें ये लोग आपको बहुत हेल्प करवाते हैं, लोन्स में आपको हेल्प करवाते हैं, रॉ मटेरियल लेने में हेल्प कराते हैं, प्लांट एंड मशीन आपको एसेट्स चाहिए है, आपको रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी चीजों में ये आपकी मदद करते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या जो स्मॉल बिजनेसेस है वो ऑपरेट हो रहे हैं सालों से। एंड सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव ऑलवेज नेग्लेक्टेड दिस इंडस्ट्री, बट दिस इंडस्ट्री हैज प्रूवन इट्स वर्थ by giving second most highest contribution to GDP and coming up with the biggest employment opportunities for the maximum people living in rural areas. सो हम इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए इतने सारे इंसेंटिव स्कीम्स, इतने सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि इस चैप्टर का सेकंड हाफ है कि क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, समझते हैं इसे हम इस पर्टिकुलर स्लाइड के साथ। तो टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या अगर हम इसकी बात करें। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फीलिंग और वी कैन से इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्चुअली engaging himself in the process of generating some profitable output for the society as well as for himself by organizing all the different factors of production. So, by definition, we can see entrepreneurship is defined as a systematic, purposeful, creative activity of identifying a need of the society, mobilizing resources, and organizing production with a view to delivering value to the customers. Returns for the investors, profits for the self in accordance with the risk and uncertainties associated with business. So, entrepreneurship एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जहां पर आप पहले तो सोसाइटी के एक नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उस तरीके से अलाइन करते हैं कि जो भी रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं उनको भी रिटर्न्स मिले, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और साथ ही साथ आपको भी एक लीगल वैलिड प्रॉफिट अर्न हो जाए. So this is about entrepreneurship. Let's move further
in this. So if we talk about the characteristics of entrepreneurship, वैसे entrepreneurship काफी हद तक बिजनेस से ही रिलेट हो रहा है, कोरिलेट हो जाता है, बट entrepreneurship अब यहाँ पर हम एक सिंगल पर्सन की क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो कोई भी entrepreneur कभी भी रैंडमली कोई भी चीजें नहीं करता है। entrepreneurship एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप वो स्टेप्स सही फॉलो नहीं करेंगे तो आप हो सकता है आगे जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए और आप प्रॉफिट भी अर्न ना कर पाए। तो जितने भी सक्सेसफुल entrepreneurs हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग इन अ सिस्टम, दे हैव अ सिस्टम टू वर्क। दे नो उन्हें रिसोर्सेस कहां से असेंबल करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं। दे नो व्हाट इज द प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू सॉल्व और रिजॉल्व, व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर। तो अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, आप सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन से लेके सिस्टम ऑफ आउटपुट को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप entrepreneurship नहीं कर पाएंगे। सेकंड है, इट इज अ लॉफुल एंड अ पर्पसफुल एक्टिविटी। कभी भी कोई भी entrepreneur इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, कोई ऐसी नीड को फुलफिल करने की कोशिश नहीं करेगा जो कि इलीगल है। और साथ ही साथ entrepreneurship एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। इट मींस इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते टू एंटर इनटू entrepreneurship। ये एक पर्सन का खुद का डिसीजन होता है। थर्ड, द entrepreneurship इज ऑल अबाउट इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब हर बार कोई नया रिसर्च या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं होता। इनोवेशन का मतलब नए सप्लायर से प्रोडक्ट लेकर आना, नया मार्केट आइडेंटिफाई करना, नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेकर बहुत सारे और लेवल्स पे हो सकता है। ये हर लेवल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे हो सकता है, ये हर लेवल ऑफ बिजनेस में हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, हर किसी एरिया में हो सकता है। और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो इस तरीके के इनोवेशंस कंटिन्यूअसली करता ही रहता है। Organization of production, that means entrepreneurship is all about organizing the different sources। सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करना कि आप हमें सप्लाई करें, लेबर से कॉन्ट्रैक्ट करना कि वो आपके साथ मिलकर काम करे, और वहीं कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करना कि वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। सो एक्चुअली एन entrepreneur इज नो वन, बट ही इज जस्ट अ आर्बिट्रेटर काइंड ऑफ पर्सन जो इन सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। वो इन्वेस्टर के पैसे को लेकर आ रहा है, सप्लायर से गुड्स लेकर आ रहा है, लेबर से काम करवा रहा है, और उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है, प्लस अर्निंग प्रॉफिट। लास्ट इज रिस्क टेकिंग। सो इट इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप entrepreneurship नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं और बिजनेस में अनसर्टेन इवेंट्स तो हमेशा होते ही रहेंगे। सो entrepreneurship की ये बहुत मेजर क्वालिटी है दैट दे नेवर फियर ऑफ टेकिंग द रिस्क। they know they they have to face losses, they know their experiments can go flop, they know their product can be rejected as well, but still they keep on trying and they keep on working on their dreams। फंक्शंस ऑफ entrepreneurship, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज की तारीख में entrepreneurship ने हमारी कंट्री को दिया क्या है, अगर हम उसकी बात करें। सो पहला है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अभी हम बात कर रहे थे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की, उनको भी चलाने वाले लोग हैं कौन? entrepreneurs। तो चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, लार्ज स्केल हो या मीडियम स्केल हो, एक्चुअली जो उनको ड्राइव कर रहा है वो कोई ना कोई entrepreneur ही है। सो ये entrepreneurs ही हैं जिनकी वजह से हमारी जीडीपी इतनी बड़ी हो पाती है, हम हमारी इकोनॉमी को इतना बड़ा कर पाते हैं। और यही वो सेक्टर है, बिजनेस ही वो सेक्टर है जिससे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आता है हमारी जीडीपी में। Capital formation. Entrepreneurs are the people who actually convert the savings, who actually take out the savings from the investors, convert it into a capital, into a business, and give them a returns। So ये entrepreneurs ही होते हैं जो ये साइकिल बार बार घुमा पाते हैं, लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं कि वो नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसे को इन्वेस्ट कर पाए, रिस्क लेना सीखे, और उनके साथ साथ उस बिजनेस का पार्ट बन पाए। सो इस तरीके से हमारी कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन अगर आज हो पाया है, आज हम जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देख पा रहे हैं, जितने भी मिलेनियर्स और बिलियनियर्स को देख पा रहे हैं, इट इज ऑल ड्यू टू entrepreneurship। Generation of employment, definitely an entrepreneur is not a person who will be working for everything। ये एक बहुत अच्छा आर्बिट्रेटर होता है, पर ये साथ ही साथ बहुत अच्छा एम्प्लॉयर का काम भी करता है। अगर उसके दिमाग में आइडिया नहीं आता तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो
लेबर फोर्स को काम भी नहीं मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं जो बहुत बड़े सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के बाद अगर सबसे बड़ा, मैं तो बोलूंगा गवर्नमेंट सेकेंड लेवल पे है, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो फर्स्ट लेवल पे है, जो कि अपने अपने एंटरप्राइजेस में इंडिया के इतने बड़े लेबर फोर्स को, वर्क फोर्स को काम देते हैं। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इफ entrepreneur assumes or he ideates something कि I'll be making a let's say cell phone, तो उसने कितने सारे लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई मोबाइल फोन बनाना चाहता है तो उसने एक कैमरा, मोबाइल के अंदर जो कैमरा लगने वाला है उसके लिए एक नया वेंचर ओपन करके दे दिया। मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरीज लगेगी उन बैटरी मेकर्स को एक नया बिजनेस दे दिया। स्क्रीन बनाने वालों को एक नया बिजनेस मिल गया, एक नया मार्केट मिल गया। नए लोग जो जिनके पास कैपिटल है उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कैपिटल को इन्वेस्ट करने की, और जो अनएम्प्लॉयड लेबर बैठा हुआ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सो इन दिस वे ही जनरेट्स अ लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स। तो ना ही वो सिर्फ खुद को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पर उसके एक्शन से इकोनॉमी में और भी बहुत सारे बिजनेसेस ओपन हो जाते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यस, it is entrepreneurs which who keep on doing innovations, and due to these innovations वो हमेशा इस चीज में काम करते रहते हैं कि कैसे कम से कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाए, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहता कि वो अननेसेसरी कॉस्टिंग करे, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करे। सो दे ऑलवेज कीप ऑन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे काम करते हैं। और क्योंकि वो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे काम करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट्स में नहीं आएंगे, इस वजह से कंट्री की इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बिजनेस की इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यस, दे आल्सो मोटिवेट्स अदर्स टू टेक रिस्क टू कम अप इनटू द बिजनेस। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करवाते हैं जहां पर और लोग आकर उनके साथ बिजनेस करते हैं, वो लोगों को आइडिया देते हैं, उनको देखकर लोग मोटिवेट होते हैं और इस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो होने लगती है। सो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर किसी एक रूरल एरिया में ओपन होती है तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले 4 या 5 सालों में उसको देखते हुए और भी बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, जिससे उस पूरे रीजन का भी ग्रोथ होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और बाकी लोगों के लिए भी स्कोप बढ़ता है। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया। ये स्कीम इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई थी। इसके क्या एम है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर कल्चर को इनकलकेट करना बाय गिविंग दोज वैल्यूज टू द सोसाइटीज। लोगों को ये समझाना एट लार्ज दैट द एंटरप्रेन्योरशिप इज फार बेटर देन वर्किंग फॉर अदर्स। सो इट फील्स गुड टू वर्क फॉर योरसेल्फ टू अर्न प्रॉफिट्स। इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के माइंडसेट को डेवलप करना और इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स करवाना। सेकंड, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द चार्म्स ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर्स एंड द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके ऊपर काम करती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम की टीम। आप लोग देख ही रहे होंगे कि आए दिन हमारे टीवी पे कमर्शियल्स आते रहते हैं, मूवीज में कमर्शियल्स आते रहते हैं। हम अलग अलग जरिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में समझाने की कोशिश कर रही है कि यू शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। आजकल हर इंसान अपना खुद का काम करना चाहता है और यही चीज स्टार्टअप इंडिया स्कीम का भी मोटो है। Encouraging more dynamic startups by motivating educated youth, scientists, technologists to consider entrepreneurship as a lucrative and viable career। और साथ ही साथ आजकल स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लेक्चर्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है, जिसके थ्रू हम लोगों को, बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब पाना आपका ड्रीम नहीं हो सकता। यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर। और इसको समझाने के लिए वो समझाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या फायदे हैं, इस तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन ने जीरो से स्टार्ट किया और आज वो कितना बड़ा एंटरप्राइज लेके बैठा है। एंड वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज आल्सो। यू टॉक अबाउट टाटा, यू टॉक अबाउट अंबानीज, you talk about Adani, Wipro, any company you name it, they actually it actually started from an idea in the brain of that entrepreneur। सपोर्ट एक्टिविटीज भी इनका एम है कि सपोर्ट करना अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स को। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी अभी स्टार्टअप में आए हैं या जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, उनको एक्चुअली सीडिंग करना, उनको सीड फंड दिलवाना, उनको एक्सेलरेटर प्रोग्राम में लेकर जाना, उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में
हेल्प आउट करना। इसके अलावा बोर्ड बेस्ड entrepreneurial सप्लाई बाय मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स लाइक वुमेन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज। और इसके अलावा जो कम्युनिटी के जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, फीमेल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या ट्राइबल पीपल हैं, रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां जाके एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना भी स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा एम है। फेब 17 2017 में एक नोटिफिकेशन आया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के हिसाब से स्टार्टअप का मतलब क्या होगा। आजकल आप ये वर्ड बहुत सुनते होंगे कि ये स्टार्टअप हुआ है, वो स्टार्टअप हुआ है। तो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप? दिस सेज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट ओल्डर देन 5 years। मतलब कोई भी बिजनेस जो 5 साल से पुराना हो जाएगा वो स्टार्टअप नहीं माना जा सकता। 5 साल के अंदर ही होना चाहिए। इनका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड दे शुड ऑलवेज वर्किंग ऑन इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ कम और कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेस, खासकर आईपीआर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसके पास ये चार फीचर है, ऐसा कोई भी वेंचर जिसके पास ये चार पांच फीचर्स है, उसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स है वो स्टार्टअप की कैटेगरी में काउंट करेगी। और अगर वो स्टार्टअप है तो उसको उस तरीके से इंसेंटिव्स प्रोवाइड होते हैं, उस तरीके से सब्सिडीज मिलती हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिलती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्प मिलती है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लाने के पीछे का पर्पज ये था कि इंडिया में लोगों के अंदर स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करना। बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या वो लार्ज स्केल बिजनेस हो। मनी इज एक्चुअली द ब्लड, वी कैन से, और द ऑक्सीजन ऑफ एनी बिजनेस। सो क्या वेज है जिससे एक स्टार्टअप अपनी फंडिंग करता है? चलिए वो जानते हैं। फर्स्ट वन इज बूटस्ट्रैपिंग, विच इज मोर known as self financing। सो एक्चुअली किसी भी स्टार्टअप में सबसे पहला फंड एक एंटरप्रेन्योर अपने खुद की सेविंग्स को लगाकर ही शुरू करता है। बूटस्ट्रैप्ड फंडिंग सबसे पहले लेवल की फंडिंग होती है, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स और जो भी फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपने पर्सनल एसेट्स को इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के बेटरमेंट के लिए। उसके बाद अगर आपको और ज्यादा फंड्स की जरूरत है तो यू कैन गो फॉर क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग जो है वो सेकंड लेवल इसलिए है क्योंकि क्राउड फंडिंग में आपको ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया में भी हैं, ये काफी फेमस हैं ये सोर्सेज। आप ओपन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर जनरल पब्लिक से अपील कर सकते हैं टू गेट द फंड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। Angel investment is a kind of funding where you can have some people having surplus of cash or surplus of money, some private individuals, उनके पास आप अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, आइडिया पिच कर सकते हैं, और उनसे आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। ये साथ ही साथ आपको फाइनेंस के अलावा आपको और भी सारी चीजों में गाइड करते हैं। वेंचर कैपिटल इज एक्चुअली मोर, आई से, ऑर्गेनाइज्ड फंड होते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड है फंडिंग के लिए। सो वेंचर कैपिटल इज एक्चुअली अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फंडिंग। सो आप इन कंपनीज के पास जाकर आप इनसे फंड ले सकते हैं, बट अगेन आपको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है और इनसे फंडिंग लेकर आप अपनी कंपनी में को रन कर सकते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलेटर प्रोग्राम्स भी इंडिया में काफी फेमस हैं। ये बहुत सारे कॉलेजेस आजकल रन कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रन करती है, कंपनीज भी रन करती हैं, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवा के, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा के उनसे बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलती है। आपको आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। आपके बिजनेस के लिए वो आपको टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अवेलेबल करवाते हैं, जहां पर जाके आप अपनी आइडियाज को पिच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बैंक से फाइनेंस नहीं हो पा रहा है तो माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स भी हैं, जिसमें आपको छोटे लेवल पे फाइनेंसिंग हो पाती है। और एनबीएफसीज भी हैं, दैट इज नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉर्पोरेशंस, जो कि बैंक्स की तरह काम नहीं करते बट आपको लोन्स देने में दे एक्चुअली आर नोन फॉर लेंडिंग मनी टू द स्टार्टअप्स। और अब बात करते हैं जो स्टार्टअप कल्चर के बाद बहुत ज्यादा फेमस हुआ, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। तो आपके ब्रेन से क्या चीजें निकलती हैं? सो वी ऑल नो आइडियाज। It can be in the form of
innovation. It can be in the form of some artistic work, symbols, names, images, design, something like that. So intellectual property का मतलब है वो चीजें जो आपके ब्रेन का ही आउटकम है, और आप इसको भी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह रेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या किसी को चैरिटी में भी दे सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली दो टाइप की होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन। जबकि कॉपीराइट्स इज मोर ऑफ लिटरेचर वर्क, लाइक if you have done any song, you have written any play, you have written a book, artistic works like novels, poems, plays, films, musical work, drawings, paintings, photographs, sculptures and architectural designs, तो ये सब कॉपीराइट्स के अंदर काउंट किया जाता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या? इट्स द लीगल राइट्स that conferred upon the creator owner to prevent others from using that protected subject matter. If you have the IPR of your particular product, तो आप उस IPR के जरिए, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपके पास वो लीगल पावर है कि कोई भी आपसे बिना पूछे आपके उस डिजाइन को, आपके उस इमेज को कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ दैट बिलोंग्स टू यू। तो हम बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ लीगल वॉच गार्ड ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये एनकरेज करता है नई चीजें बनाने का, क्योंकि अब आपको उस चीज का कॉपी होने का डर नहीं है, चोरी होने का डर नहीं है। तो ये इन्वेंशंस के लिए, इन्वेंशंस को, जो इन्वेंटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको प्रमोट करता है, उनको इंसेंटिवाइज करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है कि वो इन्वेंशन करे, वो चीज उनके पास ही रहेगी, कोई भी उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी इंसान इन्वेंशन करता है उसे एक्चुअली जब आईपीआर मिल जाता है तो रिकग्निशन मिलता है, गवर्नमेंट उसे रिकग्निशन देती है, अवार्ड्स देती है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स और मेडल्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ आपकी परमिशन के बिना उसे कोई यूज नहीं कर सकता, और अगर आप कोई उसे यूज करना चाहता है तो दे हैव टू पे यू रेंट, और दे हैव टू बाय इट फ्रॉम यू। तो इस तरीके से आपके वर्क को एक तो रिकग्निशन मिला, और साथ ही साथ आप उसे सेल आउट करके अच्छी खासी इनकम भी अर्न कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो वो अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। कॉपीराइट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, जहां पे कॉपीराइट इज राइट नॉट टू कॉपी वट एवर आइडिया, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, साउंड वर्क यू हैव डन, whereas trademark is the legal right for any word, name, symbol। जैसे कि हमने देखा है कंपनीज के नाम है, इंडिविजुअल नेम्स है, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क लिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज एक्चुअली द एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इट कैन बी हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स, फूड स्टफ्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। तो हमने कई बार सुना होगा कि पर्टिकुलर फ्रूट उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ही हो सकता है, कहीं बाहर नहीं हो सकता है, या पर्टिकुलर एनिमल जो है वो वहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा, या वो इंडस्ट्रियल गुड वहीं पे हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं किया जा सकता। तो ज्योग्राफिकल रीजन के लिए हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला प्रॉपर्टी राइट भी ले सकते हैं। पेटेंट्स जनरली किसी साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट द बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन, और वी से द एटम बॉम्ब वॉज इन्वेंटेड बाय आइंस्टीन, या ग्रेविटी वॉज इन्वेंटेड बाय और डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। तो जो साइंटिफिक काम होता है, जो साइंस वाला काम है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ साइंस, फूड साइंस हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, बायो हो गया, कुछ भी हो गया। तो अगर आपने कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट या प्रोसेस निकाला है, बनाया है, तो उसके लिए आपको पेटेंट्स खरीदने पड़ते हैं। डिजाइन्स, तो डिजाइन्स के लिए शेप, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, कलर कॉम्बिनेशंस, इन सब के लिए आपको डिजाइन का पेटेंट भी मिलता है, या डिजाइन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिलता है। और प्लांट वेराइटी, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पेटेंट है, स्पेशल काइंड ऑफ आईपीआर है, आई एम सॉरी, where you get that IPR for a particular type of group of plants which is categorized on the botanical characteristics। तो आपने अगर कोई स्पेशल प्लांट डेवलप किया है, कोई स्पेशल ब्रीड ऑफ प्लांट डेवलप किया है, डिस्कवर किया है, तो उसके लिए आपको प्लांट वैरायटी के आईपीआर मिल जाते हैं। तो ये रोल है आईपीआर का। आज की तारीख में आईपीआर होना बहुत बड़ी बात होती है।
और जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो जब भी कुछ नया इन्वेंट करती हैं तो सबसे पहले वो अपने आईपीआर खरीद लेती हैं, करवा लेती हैं, ताकि लोग उसे कॉपी ना कर पाए। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर वो कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं या वो कुछ नया अ, नई चीज लेकर आ रहे हैं मार्केट में, तो पहले वो उसका आईपीआर खरीद लें, ले लें, रजिस्टर करवा लें उस चीज को, ताकि उस चीज की कॉपी ना की जा सके। ये है पूरी कहानी हमारे स्मॉल बिजनेस की और एंटरप्रेन्योरशिप की। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक मैंने अभी आप तक जो भी पढ़ाया। क्लास छोटी है और चैप्टर भी छोटा है। 3 पार्ट्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, स्मॉल बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और आईपीआर के बारे में। एक बार फिर से चैप्टर को रीड कर लीजिएगा ध्यान से। अब बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस को एक बार जरूर से सॉल्व करें। जो 5 मार्क क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा केस स्टडी क्वेश्चंस में अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट्स हो तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स पे जाकर बीसी जो हमारा बिजनेस स्टडीज का डीसीएस चैनल बना हुआ है वहां पर मैं अवेलेबल हूं, आप मुझसे वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं। So thank you for joining me for this class. I'll be again back with another chapter of business studies right here on the same platform. Bye bye. Take care.